नमस्कार, मैं विवेकानंद, दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल कॉलेज में पिछले 7 सालों से राजनीतिक विज्ञान पढ़ाता हूँ। मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एमए इन इंटरनेशनल रिलेशंस और एमफिल जो है मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में किया है। यह जो आज मैं वीडियो लेक्चर कर रहा हूँ, इसके माध्यम से पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ के संदर्भ में कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष क्या होता है, उसकी व्याख्या क्या है और उसके अनेक सारे जो परिमाण या पहलू जो है, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। आगे बढ़ने के पहले मैं आप सभी से एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये सारे वीडियो बनाने में बड़ी एफर्ट्स लगते हैं और अ, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी ये वीडियो साबित होंगे इन संज्ञाओं को, इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आपने अभी तक जब भी सुनेंगे मेरा यह वीडियो, अगर आपने मेरे वीडियो को यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी यह वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में आसानी होंगी। इससे संबंधित अनेक प्रकार के प्रश्न जो है, अनेक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकते हैं। प्राथमिकता से ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, वो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित जो पेपर है, 3rd ईयर के बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है। मैं प्रमुखता से मेरे विद्यार्थियों, मेरे स्टूडेंट्स के लिए जो है, यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। लेकिन जनरल पब्लिक के लिए भी इन संज्ञाओं को समझने के लिए यह जो वीडियो है, अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा, यह मेरा मानना है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर की मैं शुरुआत करता हूँ। तो सर्वप्रथम हम समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है संघर्ष की, उसका उसके मायने क्या है और उसकी व्याख्या क्या है और उसकी संकल्पना क्या है, उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। मैं ये जो वीडियो कर रहा हूँ, उसको ये जनरली ये मैंने ये जो पीपीटीज़ बनाई है, ये पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन बनाया है, वो प्रमुखता से मैंने इंग्लिश में बनाया है, लेकिन हिंदी में भी मैं समझाऊँगा। इसलिए जो हिंदी में आंसर्स लिखेंगे और हिंदी में भी आंसर्स जो लिखेंगे, उन दोनों भी प्रकार के स्टूडेंट्स को, दोनों भी प्रकार के जो युवा हैं, उन लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उसको केयरफुली सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा और जो कुछ नोट्स होंगे, उसको बनाने आवश्यक है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के संदर्भ में बहुत सारी जो अच्छे आर्टिकल जिन्हें हम कह सकते हैं, वो इंग्लिश में है। इसलिए उनकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को आप हिंदी में लिखते हुए भी इंग्लिश में कॉन्सेप्ट को समझाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेजॉरिटी आप हिंदी में लिखेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यह होता है कि अ सोशल प्रोसेस व्हेन टू और मोर पार्टीज हैव और परसीव अ डिफरेंस इन गोल्स, वैल्यूज और डिफरेंस इन पोजीशंस टेकन ऑन इश्यूज। इसका मतलब ऐसा है कि संघर्ष का मतलब यह होता है या कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यह होता है कि जब अपने उद्देश्य, गोल्स, वैल्यूज मतलब अपने मूल्य जो है और इसी के साथ में किसी भी चीज़ को लेकर के हम जब एक आधी स्टैंड लेते हैं, पोज़ीशन लेते हैं, इन चीज़ों को लेकर के जब डिफरेंसेस होता है, अ, इन चीज़ों को लेकर के जब विरोधाभास होता है, हमारे उद्देश्यों में विरोध है, वैल्यूज में विरोध है, मैं जो जो उद्देश्य मैं लेकर चल रहा हूँ, मेरा प्रतिस्पर्धी जो है, कम्पेटिटर जो है या एंटागनिस्ट जिसे हम कहते हैं प्रतिस्पर्धी, विरोधक, वह उसके उद्देश्य अलग है। उसके वैल्यूज़ मतलब उसके मूल्य अलग है या वह जो पोज़ीशन लेता है एक आधी चीज़ को लेकर के, एक आधी चीज़ को लेकर वह जो स्टैंड लेता है, एक जो वो अपनी धारणा बना लेता है, वह धारणा और मेरी धारणा इनमें भिन्नता है, वो परस्पर विरोधी है, तब संघर्ष की परिस्थिति का निर्माण होता है। So, conflict is a situation in which two or more parties have incompatible objectives where their perceptions and behavior are also equally incompatible. Incompatible का मतलब होता है कि एक दूसरे से पूरक नहीं बल्कि एक दूसरे के विरोध में वह है, पोजीशंस है, वो स्टैंड है। तो कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी परिस्थिति है, इट्स सच अ सिचुएशन कि जिसमें 2 गुट हो सकते हैं, 2 व्यक्ति हो सकते हैं, 2 सामाजिक घटक हो सकते हैं, सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं या 2 देश हो सकते हैं। इनके बीच में जो है उनके उद्देश्य ऑब्जेक्टिव, उनके परसेप्शन मतलब उनका दृष्टिकोण और इसी के साथ में उनका व्यवहार, इन सब चीज़ों में इनकम्पैटिबिलिटी है, परस्पर विरोध है, विरोधाभास है,
तब कॉन्फ्लिक्ट की परिस्थिति निर्माण होती, जो हमने पहले पॉइंट में भी समझने की कोशिश की है। सो it is the result of opposing interests involving scarce resources, goal divergence and frustration. अब कॉन्फ्लिक्ट के संदर्भ में जब भी बात करते हैं तो ये किस बात की परिणति है? What is the conflict is all about and what is the result of the conflict? So what the conflict is a result of, किस बात की परिणति कॉन्फ्लिक्ट है या संघर्ष है? तो वह जब हमने कहा है कि हमारी समाज की आवश्यकताएं जो है वो अमर्याद है, उसकी जरूरतें जो है वो अमर्याद है। उन जरूरतों को पूरा करने के लिए जो हमारे पास संसाधन है, रिसोर्सेस है, वो मर्यादित है, स्केर्स है। तो स्केर्स रिसोर्सेस, तो उन्हीं रिसोर्सेस को लेकर के जब मुझे ज्यादा चाहिए, उन संसाधनों को लेकर के संघर्ष हो सकता है, अपने उद्देश्यों को लेकर के संघर्ष हो सकता है, और किसी चीज को लेकर के हमारी निराशा कि मैं कुछ चाहता हूँ लेकिन वो मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। मेरे प्रतिस्पर्धी या मेरे मेरे मैं एक ग्रुप से संबंधित हूँ, मेरा जो ग्रुप चाहता है वह दूसरे ग्रुप को ज़्यादा मिल रहा है और मुझे नहीं मिल रहा है। एक देश को ज़्यादा मिल रहा है और दूसरे देश को नहीं मिल रहा है। इन परिस्थितियों में निराशा की परिस्थिति निर्माण हो सकती है, निराशा की भावना का विकास हो सकता है, और इसीलिए यहाँ पर हम अगर देख सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट किस बात की परिणति है, व्हाट द कॉन्फ्लिक्ट इज द रिजल्ट ऑफ, तो इट्स द रिजल्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन फॉर स्केर्स रिसोर्सेस, मर्यादित संसाधन, उसके लिए जब उन मर्यादित संसाधनों पर कब्जा बनाने के लिए अनेक एक दो गुट या अनेक गुट, अनेक देश या अनेक व्यक्ति समूह जब उसके लिए संघर्षरत होते हैं, तो ये मर्यादित संसाधनों को लेकर के संघर्ष की परिस्थिति निर्माण हो सकती है। अब उद्देश्यों में जब भिन्नता होती है, गोल डाइवर्जेंस जब होता है, तब संघर्षों की परिस्थिति निर्माण हो सकती है। और जब निराशा की भावना आती है, जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा है, और मेरे प्रतिस्पर्धी को, प्रतिस्पर्धी सामाजिक घटक को या प्रतिस्पर्धी देश को जब ज़्यादा मिल रहा है, और जो अपनी अपेक्षाएँ लेकर चलने वाला व्यक्ति समूह या देश उनको कम मिल रहा है, तब निराशा की परिस्थिति से भी संघर्ष की परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। और कॉन्फ्लिक्ट कैन ऑकर एट मल्टीपल लेवल। कॉन्फ्लिक्ट के लेवल्स जो होते हैं, उसके जो सीढ़ियाँ जो है, वो अलग-अलग हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट एक व्यक्ति के अंदर ही हो सकता है। इंट्रापर्सनल जिसे हम कहते हैं कि जब मेरे ही मन में, जैसे भारतीय दर्शन में हम जब इंट्रापर्सनल की बात करते हैं, तो हमारे जो स्पिरिचुअल नोशंस है, हमारे आध्यात्मिक परिकल्पनाएँ जो है, उसमें हमने हमारे मन में जो अनेक प्रकार के विचार आते हैं, उन विचारों से हम संघर्षरत है। मतलब हम व्यक्ति में ही अपने आप में संघर्ष है। उसको हम इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। समझो, कि एक आधी चीज़ मुझे लगती है कि ये करनी चाहिए और मुझे वो आकर्षित करती है, लेकिन मेरी मोरालिटी और मेरा जो रैशनैलिटी है, मेरा तार्किक विचार जो है मुझे कहता है कि ये करना मेरे लिए गलत है। अब यह मुझे करना चाहिए, ये बात आकर्षित करती है, नहीं करना चाहिए, ये मेरा तर्क कहता है। इस बात को लेकर मेरे मन में ही संघर्ष है। इस प्रकार के संघर्षों को हम इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। अब इंटरपर्सनल मतलब 2 व्यक्तियों के बीच में, 2 गुटों के बीच में, 2 देशों के बीच में हो सकता है। इंटरपर्सनल मतलब 2 व्यक्तियों तक ही हम इसको सीमित रखते हैं। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब 2 व्यक्तियों के बीच में, जब उनके उद्देश्य है, संसाधनों को लेकर कि उनकी जो कॉम्पिटिशन है, उनमें जो प्रतियोगिता है, इन सब चीज़ों को लेकर के व्यक्तियों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। इंट्रा ग्रुप मतलब एक ही ग्रुप के अंदर, समझो हम भारत के संदर्भ में देखेंगे कि एक ही जाति के अंदर किसी चीज़ को लेकर के उनमें विभेद निर्माण हुआ और उनमें परस्पर विरोधी भावनाओं का विकास हुआ, उससे संघर्ष की परिस्थिति निर्माण हो सकती है। तो इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक ही ग्रुप में संघर्ष की परिस्थिति का निर्माण हुआ। इंटर इंटर ग्रुप मतलब 2 गुटों के बीच में, इंटर ग्रुप। ऑर्गेनाइजेशनल किसी संगठन में भी संघर्ष की परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, देशों के बीच में, देशी में, देश के अंदर ही 2 गुटों के बीच में, 2 व्यक्ति समूहों के बीच में, 2 राज्यों के बीच में, वह कॉन्फ्लिक्ट, उसको हम नेशनल कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। जैसे भारत में तमिलनाडु और कर्नाटक, इन 2 देशों के बीच में जो कावेरी नदी के पानी को लेकर, उसके वाटर शेयरिंग को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो नेशनल कॉन्फ्लिक्ट में आएगा।
जो मणिपुर में अब जो संघर्ष चला, कुकी और मैती, ये दो सामाजिक समुदायों के बीच में, उसको हम नेशनल कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यह हुआ कि जो दो देशों के बीच में या दो से अधिक देशों के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष की परिस्थिति होती है, तब हम उसको इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। सो कॉन्फ्लिक्ट कैन ऑकर द मल्टीपल लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। उसमें इंट्रापर्सनल मतलब अपने ही अंदर में, एक व्यक्ति के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट। इंटरपर्सनल मतलब दो व्यक्तियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रा ग्रुप मतलब एक ही सामाजिक समुदाय के अंदर कॉन्फ्लिक्ट। इंटर ग्रुप मतलब दो व्यक्तियों के समुदायों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब किसी संगठन में कॉन्फ्लिक्ट। नेशनल देश के अंदर कॉन्फ्लिक्ट। और इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कॉन्फ्लिक्ट। इस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट के मल्टीपल लेवल्स होते हैं। अब हम कॉन्फ्लिक्ट की जो डेफिनेशन है, उसकी व्याख्या क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट, यह जो शब्द है, द वर्ड कॉन्फ्लिक्ट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉल्ड कॉन्फ्लिक्टस। यह जो शब्द है कॉन्फ्लिक्टस, इस शब्द को लेकर के इसका मतलब यह हुआ कि दो शब्द है उसमें, कोल्यूशन एंड क्लैश। तो ये दो चीजें हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यहाँ पर एक दूसरे से टकराव, टकराव की परिस्थिति कोल्यूशन, और क्लैश मतलब संघर्ष की परिस्थिति। तो कॉन्फ्लिक्ट यह जो शब्द है, ये लैटिन वर्ड कॉन्फ्लिक्टस, जिसका मतलब यह हुआ, उसमें दो शब्द है, कोल्यूशन एंड क्लैश। उसको हम हिंदी में भी जब जवाब लिखेंगे तो इन दो शब्दों को हम कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट, यह लैटिन कॉन्फ्लिक्टिस, इस शब्द से यह शब्द निर्माण हुआ है, जिसका मतलब दो व्यक्ति, दो समुदायों के बीच में, दो देशों के बीच में टकराव की परिस्थिति का निर्माण होना। यह कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हुआ। अब कोजर नाम के जो विचारक है, उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट की व्याख्या करते हुए 1956 में उन्होंने ये व्याख्या दी थी। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट इज अ स्ट्रगल बिटवीन द ओपोनेंट्स ओवर वैल्यूज एंड क्लेम्स टू स्केयर स्टेटस, पावर एंड रिसोर्सेस। जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में, जब इसकी परिचयात्मक मैंने जब बात रखी, तब उसकी चर्चा हमने कर ही रखी है। लेकिन हम जब आंसर्स लिखेंगे तब डेफिनेशंस, कम से कम एक दो डेफिनेशंस हमें लिखने चाहिए। उसमें जिस विचारक ने वह कॉन्फ्लिक्ट की व्याख्या दी है, संघर्ष की व्याख्या दी है, उनका भी जिक्र वहां पर आना आवश्यक है। तो पोजर ने 1956 में कॉन्फ्लिक्ट की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा है कि कॉन्फ्लिक्ट इज अ स्ट्रगल बिटवीन ओपोनेंट्स, मतलब विरोधी गुटों में, विरोधी व्यक्तियों में, विरोधी देशों में। वह व्यक्तिगत स्तर पे हो सकता है, सामाजिक समुदायों के स्तर पे हो सकता है, देश के अंदर हो सकता है, संगठन में हो सकता है, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोनों देशों के बीच में, जब ये जो प्रतिस्पर्धी जो दो व्यक्ति है, दो समुदाय है, दो देश है, इनके बीच में जब संघर्ष की परिस्थिति निर्माण होती है विरोधी विचारों को लेकर के, वो विरोधी विचार किन आधार पर हो सकते हैं, तो ओवर वैल्यूज मतलब मूल्य है। और जैसे हमने कहा कि संसाधनों को संदर्भ में, पावर मतलब शक्ति अर्जन करना, समाज में शक्ति, जैसे पॉलिटिकल पावर हम कहते हैं, सोशल पावर हम कहते हैं, पावर मतलब सामर्थ्य, उस सामर्थ्य को अर्जित करने के संदर्भ में हुआ, या संसाधनों के संदर्भ में हुआ। तो पोजर की डेफिनेशन को ये समझना आवश्यक है कि 1956 में उन्होंने जब कॉन्फ्लिक्ट की व्याख्या की थी, तो उन्होंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट इज अ स्ट्रगल बिटवीन टू ओपोनेंट्स ओवर वैल्यूज। दो प्रतिस्पर्धियों के बीच में मूल्यों को लेकर, स्टेटस मतलब सामाजिक स्टेटस, सोशल स्टेटस हम कहते हैं। मतलब वो स्टेटस कैसे आएगा, तो हम जैसे आईएएस की परीक्षाएं हैं या स्टेट सिविल सर्विसेज की परीक्षा है, वो आपको स्टेटस मतलब समाज में एक दर्जा आपको प्राप्त करा देता है। तो स्टेटस को लेकर के संघर्ष हो सकता है, सामर्थ्य पावर को लेकर के संघर्ष हो सकता है, या रिसोर्सेज को लेकर के संघर्ष हो सकता है। ये कोजर की डेफिनेशन है, 1956 में उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष की डेफिनेशन 1956 में दी थी। सिमिलरली शेलिंग नाम के विचारक जो है, उन्होंने 1960 में कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन करते हुए उन्होंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट्स आर बार्गेनिंग सिचुएशंस इन व्हिच द एबिलिटी ऑफ वन पार्टिसिपेंट टू अचीव हिज एंड्स इज डिपेंडेंट ऑन द चॉइसेस और डिसीजंस दैट अदर पार्टिसिपेंट्स मेक। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें दो समाजों के बीच में जब बार्गेनिंग हो रही है, एक प्रकार से उनके बीच में समझौता हो रहा है, मतलब मुझे कितना चाहिए, उसे कितना मिलेगा, इस बात को लेकर के जब बार्गेनिंग हो रही है, सो कॉन्फ्लिक्ट आर अ बार्गेनिंग सिचुएशंस इन व्हिच द एबिलिटी ऑफ वन पार्टिसिपेंट टू अचीव
his ends is dependent on the choices or decisions that other participants make. तो यहाँ पर किसी भी विषय को लेकर के जब दो गुटों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में, दो देशों के बीच में जब बार्गेनिंग हो रही है, तो एक गुट का या एक व्यक्ति का या एक देश की जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है, वह अन्य व्यक्ति के बार्गेनिंग कैपेसिटी पर निर्भर करती है, या उन्होंने जो चॉइसेस किए हैं, उन्होंने जो निर्णय डिसीजंस लिए हैं, उस पर निर्भर करता है। अगर वो सद्भाव से अगर और समझ-बूझ के साथ अगर होता है, तो वो संघर्ष की परिस्थिति, देखिए संघर्ष की परिस्थिति हमेशा ही रहती है। ऐसा समाज नहीं रहता कि जहाँ पर संघर्ष नहीं होता है। संघर्ष की परिस्थिति हमेशा ही रहती है, लेकिन संघर्ष वह हिंसात्मक तब होता है जब क्राइसिस और वॉर की जब सिचुएशन आती है, तब वह हिंसात्मक होता है, अन्यतः वो संघर्ष हमेशा ही समाज में रहता है। तो ये जो बार्गेनिंग्स की जब हम बात कर रहे हैं, जो शेलिंग की डेफिनिशन में उन्होंने बार्गेनिंग की बात कही है, तो ये जो दो प्रतिस्पर्धियों के बीच में जब बार्गेनिंग हो रही है, तब एक व्यक्ति एक पोजीशन को लेकर के अडिग है और दूसरा व्यक्ति दूसरी पोजीशन को लेकर अडिग है। उनमें समझ-बूझ के साथ अगर वो बार्गेनिंग आगे बढ़ती है, तो वो संघर्ष वहाँ पर एक मिट जाएगा, उनमें एक सुलह हो जाएगी। लेकिन दोनों भी गुट अगर अपनी-अपनी पोज़ीशंस को और अपने को ज़्यादा चाहिए इस बात को लेकर के वो अड़े हुए हैं, तब वह संघर्ष नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, जिसको हम एस्केलेट हो जाएगा, संघर्ष बढ़ेगा, ऐसा हम कहते हैं। यह हुई शेलिंग की डेफिनिशन। और जॉन गैलेटुंग जिन्हें पीस स्टडीज के फादर माना जाता है, जनक माना जाता है, और उन्होंने 1969 में 1969 में कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन करते हुए उन्होंने कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट इज अ डायनामिक प्रोसेस इन विच स्ट्रक्चर्स, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग वन अनदर। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट एक सतत चलायमान प्रक्रिया है, डायनामिक प्रोसेस है, उसको हिंदी में हम कहेंगे चलायमान प्रक्रिया है, जो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो सतत सतत समाज में प्रतिस्पर्धियों के बीच में मौजूद रहती है। तो कॉन्फ्लिक्ट इज अ डायनामिक प्रोसेस इन विच स्ट्रक्चर्स, मतलब उसको हम कहेंगे संरचनाएं, सामाजिक संरचना हुई, राजनीतिक संरचना हुई, अन्य आर्थिक संरचना हुई, ऐसी अनेक सारी जो स्ट्रक्चर्स है, संरचनाएं हैं, एटीट्यूड्स मतलब अपना दृष्टिकोण, और बिहेवियर मतलब व्यवहार, इन चीजों को लेकर के यह जो चीजें है सतत बदलती रहती है, वो कायम नहीं रहती। सामाजिक स्ट्रक्चर या आर्थिक स्ट्रक्चर या हम अन्य प्रकार की जितनी भी स्ट्रक्चर्स, हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स की जो बात कर रहे थे, वह स्ट्रक्चर्स सतत बदलती रहती है, दृष्टिकोण बदलते रहते हैं, समाज में रहने वाले या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रहने वाले देशों के बीच का जो व्यवहार है, वह बदलता रहता है, और इसलिए कॉन्फ्लिक्ट एक सतत विद्यमान प्रक्रिया है। तो इसलिए जोहान गैलेटुंग 1969 में कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनिशन करते हुए वे कहते हैं कि conflict is a dynamic process in which structures, attitudes, and behaviors are constantly changing and influencing one another. तो यह जो संरचनाएं हैं, दृष्टिकोण है, व्यवहार, वे सतत बदलते रहते हैं और वो एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं, जिससे संघर्ष की परिस्थिति बनी रहती है। यह जो डेफिनेशंस है, इसे याद रखिए। आप जब भी जवाब लिखेंगे, इन डेफिनेशंस को, कोजर की डेफिनेशन, शेलिंग की डेफिनेशन और जॉन गैलेटुंग की डेफिनेशन, इन तीनों भी डेफिनेशंस को आप हिंदी में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, और जो इंग्लिश में लिखने वाले हैं ऑलरेडी, उनके लिए मैंने यहाँ पर यह डेफिनेशन तो पीपीटीज में बनाकर रखी है। अब कॉन्फ्लिक्ट वायलेंट कब होता है? मैंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट समाज में सतत विद्यमान है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट है मतलब वो हमेशा ही या सदैव ही हिंसा की परिस्थिति नहीं रहती है, संघर्ष रहता है, लेकिन वह संघर्ष हिंसा में उसका परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वह संघर्ष हिंसा में परिवर्तित होने की क्षमता रखता है। दैट कॉन्फ्लिक्ट ऑलवेज possesses the potential to be transformed into a violent conflict, या वायलेंस में उसका परिवर्तन होने की संभावना बनी रहती है। तो वो कौन सी परिस्थिति है? तो देयर इज no superior force or effective regulatory mechanism to balance the struggle and thus prevent the situation from becoming more intense. अब ये जो संघर्ष है दो प्रतिस्पर्धियों के बीच में, व्यक्तियों के बीच में, समूहों के बीच में या दो देशों के बीच में जो संघर्ष है, वह संघर्ष हिंसात्मक कब बनेगा? जब उस संघर्ष को
बैलेंस करने के लिए, उसको उसका समतोल बनाए रखने के लिए, जब वो या उसको प्रिवेंट करने के लिए या उसको प्रतिबंधित करने में ऐसी कोई अगर शक्ति मौजूद नहीं है, तो देयर इज़ नो सुपीरियर फोर्स। ये जो बड़ी शक्ति, ऐसी कोई शक्ति जब नहीं होती है, तब वह जो संघर्ष है, वो हिंसा में परिवर्तित होने की क्षमता रखता है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो जो अनेक सारे सिद्धांत है, इंटरनेशनल रिलेशंस की जो भी थ्योरी है, उसमें जिन्हें हम नव वास्तववादी जिसे कहते हैं, नियो रियलिस्ट जो है, केनेथ वॉल्ट्ज, जॉन मेयर शाइमर, इस प्रकार के जो सैद्धांतिक है, जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में वास्तववादी उपागम को मानने वाले या वास्तववादी दृष्टिकोण को रखने वाले, यह जो विचारक है केनेथ वॉल्ट्ज और मैं जॉन मेयर शाइमर की बात मैंने कही थी, उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय जो परिदृश्य है, राजनीतिक परिदृश्य है, उस राजनीतिक परिदृश्य में ये देशों से ऊपर ऐसी बड़ी कोई शक्ति नहीं है कि देशों के बीच में जब संघर्ष की परिस्थिति निर्माण होती है, तो उसका बैलेंस बनाए रखने के लिए, उसका समतोल बनाए रखने के लिए, या उस संघर्ष को प्रिवेंट या उसको प्रतिबंधित करने के लिए, उसको रोकने के लिए ऐसी कोई बड़ी शक्ति अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में उपलब्ध ना होने के कारण बहुत सारे जो देशों के बीच में संघर्ष होता है, वो संघर्ष चलता रहता है। उसको हम कह सकते हैं कि प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट, सतत लंबे समय तक चलने वाले कॉन्फ्लिक्ट। तो इस संदर्भ में अगर हम देखें, तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो अभी कॉन्फ्लिक्ट मतलब वॉर चल रहा है, वह चूंकि उन दोनों को रोकने वाली ऐसी कोई शक्ति नहीं है। यूनाइटेड नेशंस का निर्माण तो किया था कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुव्यवस्था, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बरकरार बनाए रखने के उद्देश्य से 1945 में यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था। लेकिन वह ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में इतना सामर्थ्यशाली ना होने के कारण, जो देश अंतरराष्ट्रीय शांति और सुव्यवस्था को भंगित करते हैं, उसको ठेस पहुंचाते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं, उन देशों के व्यवहारों को, उन देशों के अग्रेसिव पोस्चरिंग मतलब आक्रामक रवैया जो है, उसको रोकने में वो नाकामयाब है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो देशों के बीच में संघर्षों को रोकने में वो कामयाब हो। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो विद्यमान होता है, वह वायलेंस में तब परिवर्तित होने की क्षमता रखता है कि जब देयर इज नो सुपीरियर फोर्स टू और इफेक्टिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म टू बैलेंस द स्ट्रगल एंड thus prevent the situation from becoming more intense। तो अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में या राष्ट्रीय परिदृश्य में, राष्ट्र में भी हो सकता है कि जब कोई एक जो देश है, वह देश कमजोर है और वहां पे जो संघर्ष करने करने वाले जो गुट है, उन गुटों को रोकने में वो असमर्थ है, तब जाकर के वह संघर्ष जो है शुरू होता है, और वह संघर्ष अत्यंत उच्चतम स्तर पर जाकर के और ज्यादा विनाशकारी बनता है। The second aspect of the conflict assuming violent dimension is when the parties involved employ physical force or lethal means to inflict injury and damage or to eliminate the opponent in the quest to secure the values at stake। तो वह कॉन्फ्लिक्ट अधिक ज्यादा संघर्षमय विनाशकारी तब बनता है कि जब जो दो पार्टीज है, ये संघर्ष में लिप्त जो दो पार्टीज है, जो गुट है, दो व्यक्ति है या दो देश है, वह फिजिकल फोर्स का मतलब मिलिट्री फोर्स, देशों के बीच में अगर हम कहें तो मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करता है, या ऐसे विनाशकारी माध्यमों का उपयोग करता है, बॉम्ब्स डालना, बंदूकें चलाना, या फिर छुरी, चाकू, भाला, बर्ची, ये सब लेकर के चलना और एक दूसरे को मारना। इन जब परिस्थितियों का जब उपयोग होने लगता है संघर्ष में, तब जो होता है, यह संघर्ष बढ़ता है। और यह क्यों किया जाता है? ताकि जो अपना प्रतिस्पर्धी है, उसकी लड़ने की क्षमता को खत्म कर देना, उसको पूरी तरह से नामोहरम कर देना, मतलब उसको पूरी तरह से डिमोरलाइज कर देना, उसको शक्तिहीन बना देना। इसके लिए वह लेथल मीन्स या फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो the conflict assumes the violent dimension when the parties involved in the conflict employ physical force or lethal means to inflict injury or damage or to eliminate the opponent in the quest to secure the values at stake। तो तब जाकर के ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, वह कॉन्फ्लिक्ट एक जो सुप्तावस्था में पहले रहता है, वह वायलेंट डायमेंशन को अक्वायर कर लेता है।
अब ये कॉन्फ्लिक्ट का साइकिल क्या है, उसका उसका चक्र क्या है, कॉन्फ्लिक्ट कैसे बढ़ता जाता है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। सो कॉन्फ्लिक्ट्स टेंड टू बी डिस्क्राइब्ड एज साइक्लिकल इन रिगार्ड टू देयर इंटेंसिटी। उसकी तीव्रता को ध्यान में लेकर के उस कॉन्फ्लिक्ट के साइकिल को, कॉन्फ्लिक्ट को एक साइक्लिकल डायमेंशन, साइक्लिकल पद्धति से एक चक्र में उसको रखा गया है। तो वो चक्र क्या है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स में एस्केलेट इनटू सिचुएशन ऑफ नेगेटिव पीस। नेगेटिव पीस मतलब, नेगेटिव पीस का मतलब यह हुआ कि अभी संघर्ष की परिस्थिति दोनों गुटों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में, दो देशों के बीच में, दो समुदायों के बीच में भी संघर्ष की परिस्थिति है। पर नेगेटिव पीस का मतलब यह हुआ कि अभी शांति है। शांति है मतलब वो चिरकाल शांति नहीं है, वहां पर सब कुछ सही है ऐसा नहीं है, गड़बड़ियां हैं, लेकिन अभी उसका फिजिकल जो डायमेंशन है यहाँ पर, जहां पर जिसको मार काट अभी मची नहीं है, अभी शांति है, तो उसको हम नेगेटिव पीस कहेंगे, या उसको अनस्टेबल पीस कहा जाता है। तो पहला तो है कि स्टेबल पीस। स्टेबल पीस में है कि संघर्ष की परिस्थिति है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स मतलब असहमति नहीं है, और इसीलिए उसको संघर्ष में वो परिवर्तित होने की कोई क्षमता नहीं रखता है, तो उसको कहेंगे हम स्टेबल पीस। लेकिन नेगेटिव पीस या अनस्टेबल पीस मतलब अभी जो संघर्ष है बढ़ रहा है, जो असहमति, डिसएग्रीमेंट्स जो है, जो प्रतिस्पर्धियों के बीच में अपने उद्देश्य, संसाधनों को लेकर, पावर को लेकर के, रिसोर्सेस को लेकर के जब उनके बीच में असहमति है, वह अभी बढ़ी है, लेकिन अभी युद्ध की परिस्थिति नहीं है। उसको हम नेगेटिव पीस और अनस्टेबल पीस कहते हैं। इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। नेगेटिव पीस और अनस्टेबल पीस मतलब ऐसी परिस्थिति जहां पर असहमति है, नकारात्मकता है एक दूसरे को लेकर, लेकिन अभी संघर्ष की परिस्थिति निर्माण होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन आगे चल करके अनस्टेबल पीस क्राइसिस में आ सकती है। क्राइसिस में आने का मतलब यह हुआ कि छोटी मोटी झड़पें हुई दो गुटों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में। समझो दो प्रतिस्पर्धी व्यक्ति है, कभी आमने सामने आए और एक दूसरे को उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया, और कह दिया कि मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अभी वायलेंस का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन अभी वायलेंस के नजदीक आए हैं, क्योंकि वो टेंशन उन दो व्यक्तियों के बीच में और बढ़ी है। पहले जो सुप्त अवस्था में जो टेंशन थी, डिसएग्रीमेंट्स थे, असहमति थी, जो तनाव था, वह अभी थोड़ा सा उभर कर आया है, और अभी कभी भी दोनों के बीच में लड़ाई हो सकती है। इसको क्राइसिस कहेंगे। वही होगा दो ग्रुप्स के बीच में भी, दो देशों के बीच में भी। दो देशों के, समझो कि चाइना और भारत के बीच में, ये गलवान में दो देशों के सैनिकों के बीच में जब झड़प हुई थी, तब हम उसे कहेंगे कि दोनों भी देश अब क्राइसिस की परिस्थिति में आ रहे थे, कि अब मिलिट्री फोर्स उन्होंने अप्लाई करना शुरू कर दिया था, अपने युद्ध की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। चाइना ने अपने फोर्सेस जो है एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चाइना के बीच में जो है, वहां पर अपने फोर्सेस उन्होंने डिप्लॉय कर रखे थे। हमने भी हमारे फोर्सेस बड़ी संख्या में वहां पर डिप्लॉय कर दिए थे। उससे कहेंगे हम क्राइसिस की सिचुएशन। और वहां पर अगर उस क्राइसिस को प्रिवेंट नहीं किया गया, तो दैट विल टर्न आउट इनटू द सिचुएशन ऑफ वॉर। वॉर जहां पर अभी लीथल मीन्स मिलिट्री फोर्स, हिंसा अभी शुरुआत हुई है, और बड़े पैमाने पर हिंसा शुरुआत हुई है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट के चक्र को, संघर्ष के चक्र को, या द साइकिल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी अंडरस्टूड इन दीज फेजेस। तो नेगेटिव पीस, या जिसे अनस्टेबल पीस कहते हैं। फिर आगे चलकर अगर टेंशन बढ़ता जाता है, तो वो क्राइसिस की परिस्थिति का निर्माण होता है। और क्राइसिस को अगर प्रिवेंट नहीं किया गया, उसको प्रतिबंधित नहीं किया गया, उसको ठीक से मैनेज नहीं किया गया, तो वह वॉर मतलब युद्ध की परिस्थिति में उसको वो चला जाएगा। लेकिन युद्ध की परिस्थिति में आने के बाद, युद्ध तो हमेशा सदैव चलता नहीं रहता है, कभी ना कभी युद्ध को विराम तो होना ही है। तो उसको हम कहेंगे डी एस्केलेट, मतलब युद्ध अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो अगेन द सेम साइकिल शुरू होगी। तो फिर वॉर से फिर क्राइसिस में, क्राइसिस से लेकर वो रिवर्स होगी प्रोसेस, मतलब वॉर, फिर बाद में क्राइसिस, फिर बाद में होगा अनस्टेबल पीस। तो जब बढ़ता तनाव जब होगा, तो होगा अनस्टेबल पीस, क्राइसिस एंड देन वॉर। और जब वो तनाव जब घट रहा है, हिंसा जब कम हो रही है, तो फिर वॉर से होगा क्राइसिस, क्राइसिस से होगा अनस्टेबल पीस। ठीक है, दिस इज व्हाट इट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। अनस्टेबल पीस या नेगेटिव पीस, ये समझने की आवश्यकता है। देन बहुत सारे स्कॉलर्स जो अध्येता है, कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज का अध्ययन करने वाले,
उनका यह मानना है कि most scholars of conflict studies have noted that these cycles have a tendency of recurring before resulting into positive peace। तो ये ध्यान में रखना है कि अनेक सारे स्कॉलर्स ने ये कहा कि ये जो संघर्ष का जो चक्र है, कॉन्फ्लिक्ट का जो साइकिल है, वह सतत चलता रहता है। मतलब अब अनस्टेबल पीस, फिर बाद में क्राइसिस, फिर बाद में वॉर, अगेन वॉर से लेकर के फिर क्राइसिस, क्राइसिस से लेकर अनस्टेबल पीस। अगर अनस्टेबल पीस की परिस्थिति अगर है, तो अभी भी संघर्ष कायम है, मौजूद है उन दोनों देशों के बीच में या दोनों व्यक्तियों के बीच में या दो समाज घटकों के बीच में जो डिसएग्रीमेंट्स है, एंटागनिस्टिक पोजीशन है, परस्पर विरोधी उनकी जो स्टैंड है, वो अभी भी कायम है, वह सुलझ नहीं गया है। तो वो कभी भी अनस्टेबल पीस क्राइसिस में परिवर्तित हो सकता है और क्राइसिस फिर वॉर में परिवर्तित हो सकती है, जब तक उन दो देशों के बीच में जो भी डिसएग्रीमेंट्स के मुद्दे हैं, असहमति के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को वंस एंड फॉर ऑल, जिसे लॉक स्टॉक एंड बैरल जिसे कहते हैं, कि हमेशा के लिए उन दो डिसएग्रीमेंट्स को हमेशा के लिए सुलझाने के प्रयास जब सक्सेसफुल होंगे, यशस्वी होंगे वह प्रयास, तभी जाकर के वो जो नेगेटिव पीस है वो पॉजिटिव पीस में परिवर्तित होगी। मतलब वो डिसएग्रीमेंट्स मिट गए, शिकवे गिले मिट गए, अब पॉजिटिव पीस की परिस्थिति है। थोड़ी छोटे-मोटे डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन जो एक स्थिर शांति निर्माण हुई है। पॉजिटिव पीस का मतलब स्थिर शांति, नेगेटिव पीस या अनस्टेबल अनस्टेबल पीस जिसका मतलब होता है अस्थिर शांति, वो शांति दिखती है लेकिन स्थिर नहीं है। इसलिए ये ध्यान में रखना है। एंड इसलिए बहुत सारे स्कॉलर्स का यह कहना है कि कॉन्फ्लिक्ट साइकिल हैव अ टेंडेंसी ऑफ रीअकरिंग मतलब हमेशा वो बारंबार उस प्रकार से निर्माण होती रहेगी। फिर वो अनस्टेबल पीस से क्राइसिस, क्राइसिस से लेकर के वॉर में परिवर्तित होगी और वो नीचे ढलती जाएगी, लेकिन और शुरू होगी जब तक वह पॉजिटिव पीस में परिवर्तित नहीं होगी। तो कॉन्फ्लिक्ट साइकिल के संदर्भ में जब भी हम चर्चा करेंगे, ये 5 साइकिल्स को हमें ध्यान में रखना है, जिसकी बात आगे मैं बताऊंगा ही। तो पीस इज नॉट सिंपली इक्वल टू एब्सेंस ऑफ वायलेंस बट rather a situation of positive peace। मैंने जो कहा था शुरुआत में कि संघर्ष सतत विद्यमान रहता है समाज में, व्यक्तियों के बीच में, समुदायों के बीच में, देश में, अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति में संघर्ष विद्यमान होता है। लेकिन पॉजिटिव पीस का मतलब ऐसा है कि जो डिसएग्रीमेंट्स के मुद्दे हैं, वह मुद्दे अभी एक्सेप्टेबल है। दोनों भी जो प्रतिस्पर्धी गुट है या देश है या जो भी परिस्थिति है, इन परिस्थितियों में जो डिसएग्रीमेंट्स के मुद्दों को लेकर तो दोनों देशों के बीच में बूझ है, सहमति है। इसलिए अभी उनमें संघर्ष होने की परिस्थिति नहीं है। इस बात को हम कहेंगे पॉजिटिव पीस। ठीक है? इसको और एक बार इसमें जो लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिटी, इस संघर्ष की जो भयावह था हम कह सकते हैं, या उसका इंटेंसिटी तीव्रता को समझने के लिए इन 5 स्टेजेस में समझने का आवश्यक है, उन 5 लेवल्स में। पहले जैसे मैंने कहा था स्टेबल पीस, डिसएग्रीमेंट्स है लेकिन उनके डिसएग्रीमेंट्स को लेकर के दोनों के बीच में एक पक्की समझ है, इसलिए परिस्थिति टिकने वाली परिस्थिति है, स्टेबल पीस है, उसको पॉजिटिव पीस कहेंगे। स्टेबल पीस को दूसरे शब्दों में पॉजिटिव पीस भी कहते हैं। तभी संघर्ष हो नहीं सकता ऐसी परिस्थिति। लेकिन वो जो छोटे-मोटे संघर्ष जो विद्यमान है, वह अगर बढ़ने लगते हैं और दोनों भी प्रतिस्पर्धी अपने पोजीशंस को लेकर के अभी वो ज़्यादा रिजिड, मतलब बहुत ज़्यादा कठोर जब बनते हैं, तो वो स्टेबल पीस अनस्टेबल पीस में परिवर्तित होती है। मतलब शांति अभी अस्थिर शांति, वो जो पहले स्थिर शांति थी, वह दूसरे लेवल पे अस्थिर शांति होगी। मतलब अभी जो संघर्ष है, वो उभर कर आया है और ज़्यादा प्रोनाउंस्ड ढंग से वो सामने आने लगे है। और आगे चल करके तीसरी जो परिस्थिति होगी वो ओपन कॉन्फ्लिक्ट। अब तो ऐसा है कि और अभी जो डिसएग्रीमेंट्स है, जो परस्पर विरोधी उनकी जो धारणाएँ हैं, वो और ज़्यादा बढ़ गई है, वो आमने-सामने आए हैं। 2 देशों के संदर्भ में अगर हम बात करने लगे, तो वो उन्होंने अपनी मिलिट्री को अपने बॉर्डर्स पर खड़ा कर दिया है, ओपन कॉन्फ्लिक्ट है। अब समझो कि चाइना और भारत ने जो गलवान में जो 2 देशों के सैनिकों के बीच में जो झड़प हुई थी, जो क्लैशेस हुए थे, अब दोनों भी सैनिकों ने क्या किया, दोनों भी देशों ने अपने-अपने सैनिकों को अपनी-अपनी बॉर्डर्स पर आमने-सामने खड़ा कर दिया।
ये ओपन कॉन्फ्लिक्ट है। ओपन कॉन्फ्लिक्ट के बाद अगर ये दोनों देशों में से किसी एक साइड ने अगर फायरिंग कर दी होती, समझो कि चाइना के किसी पोस्ट पर जो डिप्लॉयड सोल्जर्स है उन्होंने भारत के उनके प्रतिस्पर्धी सामने जो दूसरी पोस्ट है, भारत की पोस्ट है, भारत के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो एरिया है, उसमें जो पोस्टेड जो फोर्स है उस पर उन्होंने फायरिंग ओपन कर दी, या फिर उन्होंने हम कह सकते हैं कि छोटी मिसाइल्स दाग दी। अब वो जो है ओपन कॉन्फ्लिक्ट क्राइसिस में परिवर्तित हुआ। अब तो है कि तलवारें तन गई एक दूसरे पर, तो क्राइसिस की परिस्थिति। और फिर बाद में, और वो जब तलवारें तन जाएगी और दोनों भी देश और आदेश देंगे अपने सैनिकों को कि चलो अभी जाके वंस एंड फॉर ऑल युद्ध होगा अभी। अब युद्ध के अलावे कोई चारा नहीं बचा है, और युद्ध से ही हमारे बीच को हम सुलझा सकते, जो संघर्ष है उस संघर्ष को सुलझा सकते हैं। तो फिर बाद में वो क्राइसिस जो है वॉर में परिवर्तित होगा। तो हमने कहा है कि स्टेबल पीस, स्थिर शांति, अनस्टेबल पीस, अस्थिर शांति, ओपन कॉन्फ्लिक्ट, अभी कॉन्फ्लिक्ट उभर के बिल्कुल सामने आया है। क्राइसिस मतलब अभी संघर्ष की परिस्थिति की पूर्व की परिस्थिति का निर्माण हुआ है, और फिर बाद में वॉर मतलब युद्ध की परिस्थिति निर्माण हुई है। मैंने कहा था पिछले स्लाइड में जब हम चर्चा कर रहे थे, तो ये जो अनस्टेबल पीस से लेकर के अनस्टेबल पीस, ओपन कॉन्फ्लिक्ट, क्राइसिस एंड वॉर, ये जो परिस्थितियां है वो सतत बारंबार हो सकती है, क्योंकि अनस्टेबल पीस से ओपन कॉन्फ्लिक्ट, और ओपन कॉन्फ्लिक्ट से क्राइसिस, और क्राइसिस से वॉर। अगेन वो डी एस्केलेट जब होगा, जब वो तनाव जब कम होने लगेगा, तो फिर वॉर से हम वॉर से जो पर प्रतिस्पर्धी गुट है वो क्राइसिस में आएंगे, क्राइसिस से ओपन कॉन्फ्लिक्ट में, ओपन कॉन्फ्लिक्ट से अनस्टेबल पीस में। यहां तक अगर रुक जाता है और स्टेबल पीस में अगर उसका परिवर्तन नहीं होता है, तो वह कॉन्फ्लिक्ट, वह संघर्ष, वो दो प्रतिस्पर्धी गुटों या देशों के बीच में, समुदायों के बीच में बारंबार होने की क्षमता, रेकरेंस होने की परिस्थिति बनी रहती है, जब तक वो दो प्रतिस्पर्धी गुट जो है साथ में बैठ करके एक जो डिसएग्रीमेंट्स को एक कायम तरीके से उसको सुलझाते नहीं है, और वो अनस्टेबल पीस को स्टेबल पीस की प्रोसेस में जब तक ले आते नहीं है, तब तक वह जो संघर्ष है वो दोनों देशों के बीच में बना रहेगा। जो पिछले स्लाइड में हमने यहाँ जो देखा था कि मोस्ट स्कॉलर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज हैव नोटेड दैट दीज साइकिल्स हैव टेंडेंसी ऑफ recurring बिफोर रिजल्टिंग इनटू अ पॉजिटिव पीस। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो बारंबार हो सकते हैं जब तक वो पॉजिटिव पीस, मतलब एक दोनों भी देशों में आत्मविश्वास के वातावरण की, एक अच्छे विश्वास के वातावरण की निर्मिति जब तक नहीं होगी, स्थिर शांति की परिस्थिति का जब तक निर्माण नहीं होगा, तब तक इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बने रह सकते हैं, बारंबार कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो ये 5 लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है: स्टेबल पीस, अनस्टेबल पीस, ओपन कॉन्फ्लिक्ट, क्राइसिस एंड वॉर। तो हमने अभी कहा था स्टेबल पीस इज अ सिचुएशन वेयर टेंशन बिटवीन द पार्टीज इज लो। टेंशन स्टेबल पीस में बहुत लो होती है। तनाव दो देशों के बीच में, दो पार्टियों के बीच में, दो गुटों के बीच में, जो दो पार्टीज है वहां पर इन्वॉल्व कॉन्फ्लिक्ट में, उनके बीच में तनाव कम है। अब जो सेकंड स्टेज जो है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अनस्टेबल पीस, जो सेकंड लेवल है, अनस्टेबल पीस में टेंशन हैज इंक्रीज, टेंशन बढ़ गया है, अभी तनाव बढ़ गया है दो प्रतिस्पर्धियों के बीच में। अब ये ओपन कॉन्फ्लिक्ट जो तीसरा जो लेवल जो मैंने जिसकी चर्चा की थी हमने, ओपन कॉन्फ्लिक्ट इज द स्टेज व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट हैज कम आउट इन द ओपन एंड कैन बी ऑब्जर्व्ड। अभी दो जैसे मैंने कहा, दो देशों की आर्मी आमने सामने खड़ी है, बिल्कुल, तो ये ओपन कॉन्फ्लिक्ट की जिसको हम देख सकते हैं, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो दैट इज द थर्ड लेवल। फोर्थ लेवल पे क्राइसिस इज द फेज व्हेन वॉर हैज बिकम इमिनेंट बट हैजंट येट ब्रोकन आउट। अब ऐसा है कि मैंने जैसे कहा था कि एक पोस्ट, चाइनीज पोस्ट ने भारतीय पोस्ट पर उन्होंने शेलिंग की बहुत बड़े पैमाने पे, और उसमें बहुत सारे सैनिकों की मौत हो गई, मृत्यु हो गई। इन परिस्थितियों में अब वो जो ओपन कॉन्फ्लिक्ट था अभी क्राइसिस में आ गया। अभी अब वॉर जो है इमिनेंट, मतलब वॉर होगा ही। अब उसमें, अब जिसे कहते हैं ना कि युद्ध नहीं, युद्ध होगा, अभी शांति नहीं, युद्ध होगा। तो इन परिस्थितियों में हम कहते हैं कि ये अभी यहाँ पर इमिनेंट हुआ वॉर, लेकिन अभी भी युद्ध की शुरुआत नहीं हुई। और जो लास्ट लेवल जो है, जो वॉर जो हमने कहा पांचवा जो लेवल है, इन द वॉर फेज देयर इज अ वाइड स्प्रेड एंड इंटेंस वायलेंस। अभी बहुत बड़े पैमाने पर वायलेंस बढ़ जाता है पांचवें स्तर पे। तो ये 5 लेवल्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जब भी आप कॉन्फ्लिक्ट पे चर्चा करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट पे जवाब लेंगे, लिखेंगे,
कॉन्फ्लिक्ट पर जब आपको सवाल पूछा जाएगा तो आपको कॉन्फ्लिक्ट की व्याख्या, कॉन्फ्लिक्ट के ये लेवल्स, कॉन्फ्लिक्ट का साइकिल, इन सब चीजों का जिक्र उसमें आने की आवश्यकता है। ये बड़ी सरल तरीके से मैं समझा रहा हूँ। आप अगर उसको सीरियसली सुन रहे हो तो आपको जरूर यह चीजें ऑब्वियसली पूरी तरह से समझ में आएंगी। अब इस स्लाइड में हम कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मतलब संघर्ष को प्रतिबंधित करना, संघर्ष को रोकना, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मतलब संघर्ष का व्यवस्थापन, मैनेजमेंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। एंड थर्ड वन इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मतलब उसको कॉन्फ्लिक्ट जो है, संघर्ष है, उसको सुलझाना। So conflict prevention measures are designed for the early phases before a conflict has become manifest. तो जो शुरुआत का जो कॉन्फ्लिक्ट की परिस्थितियां होती है, जैसे अनस्टेबल पीस है, अनस्टेबल पीस जो सेकेंड लेवल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की जो चर्चा पिछले स्लाइड में हमने की, अनस्टेबल पीस या ओपन कॉन्फ्लिक्ट की परिस्थिति में हो सकता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन के जो माध्यम है, conflict prevention measures are designed for the early phases before a conflict has become manifest. Conflict manifest होने के पहले, मतलब unstable peace और ओपन कॉन्फ्लिक्ट, ये दो लेवल पे हम कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंट की परिस्थितियों, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन की परिस्थितियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है, जो दूसरा एस्पेक्ट है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को हम management measures are applied late in later phases when conflict is manifest but before the violence has occurred. तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में जैसे हमने कहा कि क्राइसिस की जो परिस्थिति है उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की टैक्टिक्स या मेथड्स का, उन पद्धतियों का इस्तेमाल किया जा सकता है कि जिसमें यहाँ पर अभी क्राइसिस की परिस्थिति तो निर्माण हुई है लेकिन वायलेंस शुरू नहीं हुआ है, मतलब वॉर अभी हुआ नहीं है दो प्रतिस्पर्धियों के बीच में, वॉर की परिस्थिति अभी आई नहीं है, वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच में, वाइड स्प्रेड वायलेंस उनके बीच में शुरू नहीं हुआ है, तब जाकर के क्राइसिस की परिस्थिति में हो सकता है हम इसका इस्तेमाल, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है, ये जो तीसरा एस्पेक्ट रेजोल्यूशन, वो तब इस पद्धति का इस्तेमाल किया जा सकता है, अभी युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध हमेशा चल नहीं सकता है। जो अभी हमास और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ वो हमेशा नहीं चलेगा, कभी ना कभी उसे रोकना होगा। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ उसे भी रोकना होगा। दोनों भी देशों को समझ में आएगा कि हमारी इतनी बड़ी मैन पावर जो है उस युद्ध में सम्मिलित है, बहुत सारा पैसा खर्चा हो रहा है और दोनों भी देशों के लिए ये कोई फायदेमंद बात तो है नहीं। इसलिए वो कॉन्फ्लिक्ट अभी जो इंटेंसिटी के हाईएस्ट स्तर पे है, वॉर की परिस्थिति है, वह डी एस्केलेट होकर आगे चल करके क्राइसिस होगा, क्राइसिस होकर के फिर बाद में ओपन कॉन्फ्लिक्ट में चला जाएगा, ओपन कॉन्फ्लिक्ट में वो अनस्टेबल पीस तक जरूर आ जाएगा। मैंने कहा था कि अनस्टेबल पीस तक ही अगर रुक जाता है तो वह और कॉन्फ्लिक्ट होने की परिस्थिति बनी रहती है। तो 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन के पास जो क्रीमियन पेनिनसुला जो था, क्रीमिया का जो प्रदेश था, उसने कैप्चर किया था और युद्ध की परिस्थिति बनी थी, लेकिन वह अनस्टेबल पीस में ही रहा। इसलिए अब देखो कि और एक बार रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध की परिस्थिति निर्माण हुई है। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इस पद्धति का तब इस्तेमाल किया जाता है जब दोनों भी देशों में युद्ध हुआ है, वॉर हुआ है, वाइड स्प्रेड वायलेंस का इस्तेमाल हुआ है। अभी दोनों भी देश थक गए हैं, और लेकिन थक गए, लेकिन अब वो तत्काल के लिए थक गए, वो रुक रहे हैं। अब रेजोल्यूशन तब होगा कि जब वो डी एस्केलेशन होगा। डी एस्केलेशन होने के बाद दोनों भी जो वॉरिंग पार्टीज है, जो दोनों भी युद्ध में सम्मिलित, जो दोनों भी प्रतिस्पर्धी गुट है, जो देश है, वो सामने आमने सामने बैठेंगे और उनके बीच में जो भी डिसएग्रीमेंट्स, असहमति के जो मुद्दे हैं, उन पर एक कायम समाधान ढूंढने की कोशिश का मतलब हुआ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो ये ध्यान में रखना है, conflict prevention measures are designed for the early phases before conflict has become manifest. Conflict management measures are applied in later phases when a conflict is manifest but before the violence has occurred, and the conflict resolution is applied in the escalation phase after a violent conflict has occurred. So these three things: conflict prevention, conflict management, and conflict resolution, that you need to understand. Now, what is meant by conflict prevention? Let's try and understand conflict prevention पर अगर आपको short note लिखने को
कहाँ जाए, तो ये स्लाइड आपके काम में आ सकती है। अभी जो मैं बताऊंगा वह आपके काम में आ सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन का मतलब यह हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन मेजर्स आर इफेक्टिव ओनली ड्यूरिंग द फेज ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल पीस। जैसे मैंने 5 लेवल्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट की जो मैंने बात कही थी, उसमें जो 5 लेवल्स जो है, उनमें से जो स्टेबल पीस और अनस्टेबल पीस की जो परिस्थिति है, तब जो है कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन की जो पद्धतियां है उसका उपयोग किया जा सकता है। अब ये इसमें दो चीजें समझने की आवश्यकता है। एक तो स्ट्रक्चरल प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब ये लॉन्ग टर्म में प्राइमरली इसे हम कह सकते हैं कि स्टेबल परिस्थितियों में स्ट्रक्चरल प्रिवेंटिव मेजर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। और डायरेक्ट प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वह अनस्टेबल पीस और जो नेक्स्ट स्टेज जो है या नेक्स्ट लेवल जो है ओपन कॉन्फ्लिक्ट की परिस्थिति में डायरेक्ट प्रिवेंटिव मेजर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो स्ट्रक्चरल प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब यह हुआ कि these measures are ideal to apply during stable peace phase when they are aimed at addressing issues such as economic development, political participation और कल्चरल ऑटोनॉमी। इसका मतलब क्या हुआ कि अब स्टेबल परिस्थिति है या अनस्टेबल पीस की परिस्थिति है, मतलब स्टेबल पीस की परिस्थिति है या अनस्टेबल पीस की परिस्थिति है, इन दो परिस्थितियों में हमें ध्यान में रखना होगा कि स्ट्रक्चरल प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब उन व्यवस्था के उन स्ट्रक्चर्स में, उन संरचनाओं में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। तो उसमें हमने कहा इसमें दे आर एम्ड एट एड्रेसिंग इश्यूज सच एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दो जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो है, इन दो रीजन्स में किस बात को लेकर के संघर्ष था कि आंध्र प्रदेश का विकास, अब जो आज का आंध्र प्रदेश है वह जो एरिया पहले एक आंध्र प्रदेश था तो उसका ज्यादा विकास हुआ है और तेलंगाना का विकास नहीं हुआ है। ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो इश्यूज थे, इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए जो है फिर बाद में दो स्टेट्स को अलग डिफरेंट स्टेट्स बनाए गए। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जैसे विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र के बीच में जो एक थोड़ा शुरुआत के दिनों में संघर्ष, अभी तो इस प्रकार की परिस्थिति अब दो प्रदेशों में नहीं है, लेकिन शुरुआत में ऐसी परिस्थिति थी। विदर्भ के लोगों का मानना था कि पश्चिम महाराष्ट्र का विकास ज्यादा हुआ है और विदर्भ का विकास कम हुआ है। इस बात को लेकर के उनके बीच में एक निराशा थी, एक संघर्ष की परिस्थिति थी। या कल्चरल ऑटोनॉमी मतलब उनके जो सांस्कृतिक परिवेश है उसमें अपनी स्वायत्ता वे जब चाहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स में सुधार ना करना, संरचनाओं में सुधार ना करना, आर्थिक संरचनाएं हुई, राजनीतिक संरचनाएं हुई, सामाजिक संरचनाएं हुई, इन संरचनाओं में परिवर्तन करने के एक लंबा समय लगता है। उसके लिए एक स्टेबल पीस या अनस्टेबल पीस की जो परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में ही इन स्ट्रक्चर्स को बदलने की कोशिश की जा सकती है। एक लंबे समय तक इन उपायों को उसका उपयोग किया जा सकता है। अब ये जो डायरेक्ट प्रिवेंटिव मेजर्स जिन्हें हम कहते हैं एक तो पहला हुआ स्ट्रक्चरल प्रिवेंटिव मेजर्स, जहां पर संरचनाओं को बदलने की बात आगे बढ़ती है। ठीक है। अब जो डायरेक्ट प्रिवेंटिव मेजर्स जिसे हम कहते हैं, दे आर अप्लाइड ड्यूरिंग अनस्टेबल पीस फेज, मतलब ये अनस्टेबल पीस जहां पर अभी संघर्ष दोनों गुटों के बीच में। और एक बार मैं रिपीट करता हूं, स्ट्रक्चरल प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो अनस्टेबल पीस के समय में लगाए जा सकते हैं, और अनस्टेबल पीस मतलब दोनों गुटों के बीच में अभी संघर्ष बढ़ने की संभावना है, संघर्ष उभर कर सामने आया है, वायलेंस शुरू नहीं हुआ है, हिंसा शुरू नहीं हुई, लेकिन संघर्ष उभर कर आया है। तो इन परिस्थितियों में चाहिए कि इसमें शॉर्ट टर्म गोल, इसमें लंबा समय नहीं है, जल्दी जल्दी उपाय योजना करनी पड़ेगी। अगर समय लगाया जाएगा तो वो हिंसा में उसका परिवर्तन हो सकता है। इन परिस्थितियों में है कि दो गुटों के, दो प्रतिस्पर्धियों के बीच में तनाव की परिस्थितियों को कम करते हुए उनके बीच में विश्वास के वातावरण को बनाने के लिए जो है ये जो डायरेक्ट प्रिवेंटिव मेजर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि formal or informal workshops dealing with possible conflict issues. So, direct preventive measures are applied during the phase of unstable peace, in which the short-term goals or short-term
means are applied to reduce the tensions and create trust between the opposing parties or the opponent groups or opponent individuals or opponent states. So इसमें जो है वर्कशॉप दोनों भी जो प्रतिस्पर्धी गुट है उनके बीच में वर्कशॉप्स करके उनमें एक विश्वास के वातावरण की निर्माण करना, ये सारी चीजें जो है इस संदर्भ में यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल थे अफ्रीकन रीजन से आते थे, उनका नाम था बुट्रास बुट्रास घाली, और वे एक यूनाइटेड नेशंस के अत्यंत महत्वपूर्ण सेक्रेटरी जनरल में से एक वे रहे हैं और यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अनेक सारे उपाय योजनाओं को उन्होंने आगे बढ़ाया। उनका नाम महत्वपूर्ण यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल करके अभी तक लिया जाता है। तो बटरॉस बटरॉस घाली ने ये इस इन परिस्थितियों प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी की कल्पना को आगे रखा था, जिसे कहते हैं कि रोकथाम की राजनयिक प्रक्रिया प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी। और उसमें वो कहते हैं द यूज ऑफ डिप्लोमेटिक टेक्निक्स टू प्रिवेंट डिस्प्यूट्स अराइजिंग। पहली बात तो डिस्प्यूट्स अराइज ही ना हो, संघर्ष या डिसएग्रीमेंट्स अराइज ही ना हो, इसलिए मतलब दोनों देशों दोनों गुटों के बीच में, दोनों समुदायों के बीच में, दोनों व्यक्तियों के बीच में या दो देशों के बीच में डिस्प्यूट्स पहले तो अराइज ही ना हो, इस बात को लेकर के उनके बीच में डिस्प्यूट ना हो, यही पहले तो प्रयास करने चाहिए उसको नेक्स्ट लेवल पर बढ़ने से पहले ही। दूसरी बात है अगर संघर्ष निर्माण होता है तो वो संघर्ष और ना बढ़े इस दिशा से कोशिशें करनी चाहिए। अगर फिर भी बढ़ता है और वो युद्ध में उसका परिवर्तन होता है, बड़े पैमाने पर हिंसा का अगर इस्तेमाल होता है, तो ये आर्म कॉन्फ्लिक्ट जो है और ज़्यादा ना बढ़े, उसका उसका फैलाव और ना हो, इस दिशा से कोशिश करना। तो इसका मतलब वो बुटरस बुटरस घाली की डेफिनिशन जो प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी के संदर्भ में उन्होंने जो डेफिनिशन दी है, उसका वर्णन किया है, उस पर उन्होंने कहा इसको समझना आवश्यक है। वो कहते हैं, "द यूज़ ऑफ डिप्लोमैटिक टेक्निक्स टू प्रिवेंट डिस्प्यूट्स फ्रॉम अराइजिंग। Then, if the disputes arise between the two opposing parties, then the preventive diplomacy should aim at preventing them from escalating into the armed conflict. So, effort should be made not to let the disputes escalate into armed conflict. And if, in case, the armed conflict occurs, then it should be ensured, or it should be the function of the preventive diplomacy, that these armed conflicts do not spread or widespread नहीं हो, इस दिशा से कोशिशें होनी चाहिए। जैसे अब इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध की परिस्थिति निर्माण हुई है, इन परिस्थितियों में ध्यान यह रखने यूनाइटेड स्टेट्स के माध्यम से वगैरह जो कोशिशें की गई कि अन्य देश जो है इजिप्ट हुआ या ईरान उस युद्ध में ना उतरे, इस दिशा से उन्होंने कोशिशें की। तो यह हुआ कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन। तो कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन जनरली उसके दो एस्पेक्ट्स है कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन के। एक तो है कि इसका मतलब संघर्ष को प्रतिबंधित करना या संघर्ष को रोकना। तो इसमें दो चीजों की हमने चर्चा की। एक तो है स्ट्रक्चरल प्रिवेंटिव मेजर्स, जो स्टेबल पीस के समय उसको अपनाया जा सकता है, और डायरेक्ट प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब अभी अनस्टेबल पीस है, जो दोनों पार्टियों के बीच में संघर्ष खूब बढ़ा है और उनके बीच के जो डिसएग्रीमेंट्स है, असहमतियां है, उभर कर सामने आई है, अब ज्यादा समय नहीं है। इन परिस्थितियों में उन दो प्रतिस्पर्धियों के बीच में एक सद्भाव का वातावरण बने, इसलिए दोनों भी पार्टीज को आमने-सामने बिठा करके उनके साथ कार्यशालाएँ की जा सकती है, उनकी बातों को समझाया जा सकता है और उनमें एक सुलह बनाने की प्रोसेस की जा सकती है। डायरेक्ट प्रिवेंटिव मेजर्स शॉर्ट टर्म है, उसमें ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन स्ट्रक्चरल प्रिवेंटिव मेजर्स जिसकी पहले चर्चा की है, उसमें समय है। तो वहाँ पर जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो संरचनाएँ हैं, उनमें सुधार करते हुए जो निराश गुट है या निराश व्यक्ति समूह है या निराश देश है, उनकी भी ग्रीवांसेस जो है, उनकी निराशाएँ जो है या उनका जो कहना है, उसको सुनने की प्रक्रिया किया जा सकता है और उसमें सुधार करके वह जो संघर्ष की परिस्थिति है, वो आगे न बढ़ने के लिए इस दिशा में कोशिशें की जा सकती है। अब कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, तो in the previous slide we discussed conflict prevention, how to prevent conflict. Now in this slide we are discussing conflict management. So conflict management पर short note आ सकती है, long answer भी आ सकता है। इसमें we are going to discuss the
the idea of the conflict management. तो conflict management को लेकर के यहाँ पर 2-3 definitions मैंने लिखी है, उसको समझने की कोशिश करें हम। तो फ्रेड टैनर नाम के जो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज पर अध्ययन करने वाले जो स्कॉलर है, उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन देते हुए उन्होंने कहा था, फ्रेड टैनर हैज डिफाइंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एज द लिमिटेशन, मिटिगेशन और कंटेनमेंट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट विदाउट नेसेसरीली सॉल्विंग इट। वो कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट को लिमिट करना, लिमिटेशन, मिटिगेट करना मतलब उसको सुलझाने की, तत्काल सुलझाने की कोशिश करना, और या कंटेनमेंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट मतलब कॉन्फ्लिक्ट को आगे न बढ़ने की दिशा से कोशिशें करना। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट है, मतलब तत्काल परिस्थिति में कॉन्फ्लिक्ट को रोकना। ये फ्रेड टैनर की डेफिनेशन में अपेक्षित है। तो फ्रेड टैनर की डेफिनेशन टॉक्स अबाउट, ही डिफाइंस द conflict management as the limitation, mitigation or containment of a conflict without necessarily solving it. So that's the definition given by Fred Tanner. Now Niklas Swanstrom नाम के जो स्कॉलर है, he says or he defines conflict management as conflict management should imply a change from destructive to constructive in the mode of interaction. So वायलेंस से लेकर के नॉन वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट में उसका परिवर्तन करना, मतलब तत्काल परिस्थिति में, अगेन बिफोर वायलेंस, वायलेंस को रोकने की बात है यहाँ पर। कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बड़े पैमाने पर ना बढ़े, इस दिशा में कोशिश। जो बुट्रास घाली ने जो कहा था, उन्होंने कहा कि पहले तो प्रिवेंट करना चाहिए, अगर प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है, कॉन्फ्लिक्ट की परिस्थिति निर्माण हो जाती है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट युद्ध में परिवर्तित ना हो, इस दिशा से कोशिश करनी चाहिए। अगर युद्ध होता है तो युद्ध और ज्यादा उसकी व्यापकता ना बढ़े, इस दिशा में कोशिश करनी चाहिए। इन सिमिलर वेज निकलास स्वॉनस्ट्रॉम नाम के जो स्कॉलर है, he adds to the definition and says that conflict management should imply a change from destructive to constructive in the mode of interaction. डिस्ट्रक्टिव मोड से कंस्ट्रक्टिव मोड की ओर से, ज्यादा वायलेंस से कम वायलेंस की ओर से, और अगर वायलेंस थोड़ी है तो उसको नॉन वायलेंस की परिस्थिति में निर्माण करने की प्रक्रिया है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। Then there is another scholar whose name is William Zartman. He has argued that conflict management refers to eliminating violent and violence-related actions and leaving the conflict to be dealt with on the political level. तो वो कह रहे हैं कि वायलेंस जो है उसको वायलेंट और वायलेंस रिलेटेड एक्शन से उनको लिमिट करना है, उनको कम करना है, और पॉलिटिकल लेवल पर उस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाना। ये 3 डेफिनेशंस फ्रेड टैनर, निकलास स्वॉनस्ट्रॉम एंड विलियम ज़ार्टमन, इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। नाउ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स tactics that are enforced when violent conflict is deemed likely but before situation escalates into crisis. इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में उन टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है कि जहां पे जो है वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट अभी हो सकता है, अभी वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट मतलब हिंसात्मक संघर्ष अभी 2 प्रतिस्पर्धियों के बीच में निर्माण हो सकता है, लेकिन अभी तक वह जो है क्राइसिस की परिस्थिति में नहीं आई है, या फिर अभी डायरेक्टली युद्ध होगा, ऐसी परिस्थिति नहीं आई है, तभी जाकर के कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। सो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स टैक्टिक्स दैट आर एनफोर्स्ड व्हेन वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट इज डीम्ड likely but before a situation escalates into crisis. इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट उन परिस्थितियों में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है कि जहां पर अभी कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना है, लेकिन अभी कॉन्फ्लिक्ट का स्तर जो है उच्चतम स्तर पे नहीं गया है। जो 5 लेवल्स मैंने बताए थे, स्टेबल पीस, अनस्टेबल पीस, ओपन कॉन्फ्लिक्ट और क्राइसिस। क्राइसिस वॉर के पहले की परिस्थिति क्राइसिस है, मतलब अभी क्राइसिस, युद्ध होगा ही, क्राइसिस में आना मतलब क्राइसिस में आने के बाद युद्ध को रोकना बड़ा असंभव बात होती है। तो क्राइसिस में न आने देने के लिए प्रयास करना, यह कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज एन एफर्ट टू रिड्यूस टेंशन एंड प्रिवेंट फर्दर एस्केलेशन। 2 गुटों के बीच में, 2 प्रतिस्पर्धियों के बीच में टेंशंस को कम करना और वह क्राइसिस की परिस्थिति या युद्ध की परिस्थिति में
ना ट्रांसफॉर्म हो, ना आगे बढ़े, इस दिशा से कोशिश करना मतलब कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में डायरेक्ट मेजर्स, जिसमें रिडक्शन ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, जैसे भारत और मैंने और एक बार वही उदाहरण दूंगा, भारत और चाइना के बीच में गलवान में जो झड़प हुई थी, उसके बाद में आमने सामने सैनिकों को निर्माण किया गया, लेकिन फिर बाद में दोनों भी देश के जो अधिकारी है मिलिट्री लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे, दोनों भी मिलिट्री के स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर, दोनों भी स्तर पे जो वार्ताओं को आगे बढ़ाया गया, और जो मिलिट्री की संख्या जो है दोनों ने भी आमने सामने जो रखी थी वो कम की उन्होंने। अब थर्ड पार्टी इंटरवेंशन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे हमास और इसराइल के बीच में जो अभी युद्ध चल रहा है, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन के अनेक सारे देश थर्ड पार्टी के रोल में वहां पर भूमिका निभा रहे हैं, ताकि वह कॉन्फ्लिक्ट और अगले स्तर पे ना जाए। इनफॉर्मल एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफ जनरल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में सीबीएम्स जिन्हें कहा जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स मतलब दो संघर्षरत समुदायों के बीच में, गुटों के बीच में, देशों के बीच में ये विश्वास के वातावरण बनाने की प्रक्रिया वह अनौपचारिक स्तर पे हो सकती है, औपचारिक स्तर पे। तो दैट इज व्हाट इट इज, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफ जनरल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स and can be designed to handle the conflict and reverse the destructive behavior into constructive। तो हमने जो conflict management में जो पहली बात जो हमने कही थी, conflict management involves tactics that are enforced when violent, तो अभी जो पहली डेफिनेशन हमने कहा था, दैट डेफिनेशन निकोलस फॉन स्ट्रॉम की डेफिनेशन जो है वो कहते हैं कि एड्स टू, उन्होंने वो डिफाइन करते हुए उन्होंने कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट शुड एम्प्लॉय चेंज फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव टू कंस्ट्रक्टिव इन द मोड ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन जो दो वॉरिंग पार्टीज के बीच में जो संवाद होगा, वो डिस्ट्रक्टिव संवाद से लेकर के मैं मार दूंगा, काट दूंगा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, इस प्रकार के इंटरेक्शन से, ठीक है अब हमारे बीच में संघर्ष है, लेकिन उन संघर्षों को युद्ध में परिवर्तित ना होकर के क्या कोशिश करेंगे और उसे सुलझाएंगे, इस प्रकार की बात करना। सो डिस्ट्रक्टिव बात से हो करके कंस्ट्रक्ट हट करके कंस्ट्रक्टिव बात की ओर आना, यह होता है। तो यही जो है कि डायरेक्ट मेजर्स सच एज, जो उसमें हो सकता है कि मिलिट्री को रिड्यूस करना, थर्ड पार्टी का उपयोग किया जा सकता है, किसी थर्ड पार्टी को बुला करके दो गुटों के बीच में सुलह बनाई जा सकती है, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है उनको भी अपनाया जा सकता है। और दूसरी बात यह भी है कि इन सब मेजर्स का, इन सब पद्धतियों का इस्तेमाल करते हुए जो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है उसको कंस्ट्रक्टिव मतलब विनाशात्मक जो व्यवहार है, विनाश की ओर बढ़ने वाला जो व्यवहार है, उसको सकारात्मक व्यवहार में उसको परिवर्तित करने की प्रोसेस है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। नाउ क्राइसिस मैनेजमेंट, अब क्राइसिस मतलब ये उच्चतम शिखर पे है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात जब हमने कही थी, ये स्टेबल पीस और ओपन कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में हमने कहा था, ठीक है। अब जो है जस्ट मोमेंट गाइस, लेट मी लेट्स वेट फॉर सम मोमेंट। हेलो, ऑलराइट, क्राइसिस मैनेजमेंट is okay, crisis management is employed in the short time frame before war to erupt। मैंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट क्राइसिस की परिस्थिति में आने के बाद युद्ध अभी होगा, यह निश्चित होने जैसी परिस्थिति है, तो तब ये क्राइसिस मैनेजमेंट की टैक्टिक्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें crisis management is employed in the short time frame before a war is to erupt, when the conflict escalates rapidly and the time for management measures are limited। बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, अभी समय बिल्कुल कम है, इन कम परिस्थितियों में जो भी चीजों का, जो भी पद्धतियों का इस्तेमाल किया जा सकता है, वह इस्तेमाल क्राइसिस मैनेजमेंट में होता है। अब अभी इजी हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि 5 लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की चर्चा हमने की है ऑलरेडी।
So it entails more drastic measures to contain the outbreak of militarized conflict. बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेजर्स को अपनाना पड़ेगा। अब इसमें ये हो सकता है कि ये एग्जाम्पल्स ऑफ सच मेजर्स इंक्लूड थर्ड पार्टी इंटरवेंशन बाय एक्टर्स सच एज नेटो के फोर्सेस का इस्तेमाल किया जा सकता है, या यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस या यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेस ही शांति व्यवस्था को प्रस्थापित करने के लिए किया जा सकता है। एंड सम एनालिस्ट आल्सो हैव सेड दैट प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स, मतलब एक आधा बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव आक्रामक रवैया अपनाने वाला कोई अगर ग्रुप होगा तो उस ग्रुप को जो है उसके खिलाफ ही मिलिट्री फोर्स जो नेटो वगैरह के माध्यम से प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स का यूज किया जा सकता है। सो अब युद्ध के समय में किन चीजों का उपयोग किया जा सकता है कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए, संघर्ष को कम करने के लिए? तो ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ वॉर नीदर प्रिवेंशन नॉट मैनेजमेंट इज पॉसिबल। प्रिवेंशन और मैनेजमेंट तो संभव नहीं है, उसको रोकने के लिए ही कोशिश करनी पड़ेगी। सो मीन्स सच एज द यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स अलॉन्ग विद पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड social sanctions are used to decrease the opponent's willingness or capability to fight। तो इसमें जो एक ग्रुप बिल्कुल रुक नहीं रहा है, तो तब इन परिस्थितियों में जो नेटो हुआ या जो शांति प्रस्थापित करने वाले जो देश है वो उस देश के खिलाफ मिलिट्री मतलब कॉमन एक जो फोर्स खड़ी करके उस देश के खिलाफ उतार सकते हैं। अब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल सैंक्शंस जो है, जैसे रशिया पर सैंक्शंस ला दे गए, प्रतिबंध ला दे गए, इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जिससे जो है वो जो लड़ने वाला जो देश है, जो आक्रामक देश है, युद्ध को नहीं रोकने चाहने वाला जो देश है, उसकी लड़ने की क्षमता जो है कम हो जाए। लेकिन ये छोटे देशों के संदर्भ में हो सकता है, रशिया जैसे बड़े देशों के संदर्भ में नहीं हुआ, क्योंकि रशिया के खिलाफ तो मिलिट्री का इस्तेमाल करना असंभव बात है, क्योंकि रशिया ने ऑलरेडी धमकी दे रखी है, अगर आपने नेटो के फोर्सेस मेरे खिलाफ अगर उतारी तो मैं एटॉमिक बॉम्ब्स या बॉम्ब्स डालूंगा, जो डिस्ट्रक्टिव वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करूंगा, वैसा कहा। और इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सैंक्शंस का उपयोग नहीं हुआ क्योंकि चाइना उसके साइड में आ गया। लेकिन छोटे देशों के बीच में ऐसा हो सकता है। जो सद्दाम हुसैन के समय में सद्दाम हुसैन और इराक और कुवैत के बीच में जब युद्ध हुआ तो इराक पर मतलब सद्दाम हुसैन की रेजिम पर इस प्रकार के मिलिट्री फोर्स का भी इस्तेमाल किया गया था और पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड जो सोशल सैंक्शंस है, प्रतिबंध वो लगाए गए थे। और इस समय में जो है एट दिस स्टेज द एक्टर्स ईदर हैव टू फाइट थिंग्स out until reaching to so-called hurting stalemate, where both parties realize the need to end the conflict or peace has to be enforced by external actors। इन परिस्थितियों में तो ऐसा है कि दो देश लड़ेंगे ही और अंतिमतः युद्ध के बाद ही उनके बीच में शांति प्रस्तावित हो सकती है। तो अब यहाँ पर हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, इनके बीच में अंतर क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। Conflict resolution refers to the resolution of the underlying incapabilities in a conflict and mutual acceptance of each other's existence। Conflict, युद्ध के बाद conflict resolution की प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर जो असहमतियां हैं उनको सुलझा करके एक सहमतिपूर्ण वातावरण और स्वीकार्य वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हुआ। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है रिफर्स टू मेजर्स दैट लिमिट, मिटिगेट और कंटेन कॉन्फ्लिक्ट विदाउट नेसेसरीली सॉल्विंग इट। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में उसको कॉन्फ्लिक्ट को लिमिटेड ढंग से रखना है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट को आगे नहीं बढ़ने देना है, इस दिशा से कोशिश है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में कॉन्फ्लिक्ट खत्म किया जाता है। अब इसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के कुछ उदाहरण जो है तो क्यूबन, अब कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ये दोनों भी चीजों को साथ में अगर देखते हैं तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जब क्यूबा में रशिया ने अपने एटॉमिक मिसाइल्स जो रखने की कोशिश की थी 1962 में, जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस करके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक महत्वपूर्ण घटना जो बारंबार उसका जिक्र आता है, रशिया और अमेरिका के बीच में टेंशन जो बिल्कुल हाइट पे चले गए थे, इसका उदाहरण कह सकते हैं। अब दोनों भी देशों के बीच में संघर्ष तो खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने मैनेज किया था कॉन्फ्लिक्ट को, और क्यूबा से रशिया ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स जो है वो वापस ले लिए थे। एंड सिमिलरली तुर्की में जो यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स रखे थे वो वापस ले लिए थे, और इस प्रकार से उन्होंने मैनेज किया था। तो डिस्प्यूट्स इन साइरस में जो डिस्प्यूट हुआ था, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया, चाइना और किर्गिजिस्तान में था, वो मैनेज किया गया था। तो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्राइसिस दैट हैंडल्ड और रिजॉल्व बिफोर वॉर इरप्टेड। तो इनको मैनेज किया गया या फिर युद्ध की परिस्थिति आने के पहले ही उसको
सुलझाया गया, खत्म किया गया। तो दिस इज हाउ इट इज। तो यह जो वीडियो है आपको कॉन्फ्लिक्ट के अनेक सारे डायमेंशंस को समझने में आपको उपयोगी हो सकता है। इसको कम से कम 2 बार सुने। जो कल परसों को एग्जाम लिखने वाले जो छात्र हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। अब आप सुनोगे तो ये आइडियाज क्लियर हो जाएगी और आपको कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित जो भी सवाल आ जाएगा उस पर आप जरूर एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। थैंक यू। मैं यहाँ पर रुकता हूँ अभी।